हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम राहुल चौधरी है। आज हम यूट्यूब की पहली कक्षा के अंतर्गत जो मेरी होने वाली है, इसमें हम जो रीट मेंस के लिए हैं उसके लिए और राजस्थान का सामान्य ज्ञान के अंतर्गत जो फर्स्ट टॉपिक आता है कि राजस्थान के प्रतीक चिन्ह कौन कौन से हैं, उससे शुरुआत कर रहे हैं। आप सभी इस वीडियो को अच्छे से देखिएगा। इससे बाहर क्वेश्चन आने की बहुत कम संभावना है। इसके अंतर्गत जो भी प्रतीक चिन्ह के बारे में जो भी तथ्य हैं वो सारे फैक्ट शामिल किए गए हैं। हम इस क्लास को शुरुआत करते हैं और कमेंट ज़रूर करिएगा वीडियो के अंत समाप्त होने के बाद। प्रतीक चिन्ह अर्थात राजस्थान के अंतर्गत कौन कौन से प्रतीक चिन्ह हैं जो इम्पोर्टेंट है रीट मेंस के लिए। एक या दो क्वेश्चन यहाँ से बनता है। राज्य पक्षी राजस्थान का गोडाउन है। राज्य पशु चिंकारा व ऊँट है। यानी पक्षी और पशु, पक्षी तो गोडाउन है और राज्य पशु चिंकारा व ऊँट है। राज्य वृक्ष खेजड़ी है जिसको हम जाटी के नाम से भी जानते हैं। राज्य पुष्प रोइडे का फूल है। राज्य खेल बास्केटबॉल है। राज्य नृत्य घूमर है। राज्य गीत केसरिया बालम पधारो नी मारे देश ये है। और राज्य वाद्य यंत्र अलगोजा है। अब इन सभी को हम क्या विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे, तो आइए शुरुआत करते हैं फर्स्ट राज्य पक्षी से। राज्य पक्षी राजस्थान का गोडाउन है। इसका वैज्ञानिक नाम क्रायोटिस नाइग्रीसेप्स है। अर्थात इसको कैसे याद रख सकते हैं कि क्रायोटिस नाइग्रीसेप्स क्या है, गोडाउन का वैज्ञानिक नाम है। गोडाउन को 21 मई 1981 को राज्य पक्षी के तौर पर घोषित किया गया। यानी इस प्रकार से हम ऐसे भी याद रख सकते हैं कि पक्षी और पशु पहले है। यानी 1981 में पक्षी और पशु को दर्जा दिया गया और फिर 1983 में पेड़ और पुष्प यानी खेजड़ी और पुष्प को दर्जा दिया गया। इस प्रकार से हम याद रख सकते हैं कनेक्ट करके कि राज्य पक्षी गोडाउन है। क्रायोटिस नाइग्रीसेप्स से इसका वैज्ञानिक नाम। गोडाउन को 21 मई 1981 को राज्य पक्षी का दर्जा दिया गया यानी घोषित किया गया। इसे ग्रेट इंडियन बस्टर्ड भी कहा जाता है। यह एक शर्मीला पक्षी है। क्या है? शर्मीला पक्षी है। गोडाउन मुख्यतः अफ्रीका का पक्षी है। यानी अफ्रीका महाद्वीप के अंतर्गत जो अफ्रीका देश है वहाँ का ये पक्षी है, वहाँ पर अधिक पाया जाता है। जिसका प्रिय भोजन मूंगफली व तारा मीरा है। जो राजस्थान के अंतर्गत होता है, बहुतायत में होता है। पश्चिमी राजस्थान की तरफ मूंगफली और तारा मीरा अधिक होता है। IUCN की संकटग्रस्त प्रजातियों पर प्रकाशित होने वाली एक पुस्तक है रेड डाटा बुक में इसे कौन से श्रेणी में रखा गया है, तो इसमें इसे गंभीर रूप से संकटग्रस्त श्रेणी में रखा गया है गोडाउन को, क्योंकि अब कम ही बचे हैं, ये थोड़े बहुत ही हैं। इनका संरक्षण के लिए राजस्थान सरकार भी काम कर रही है। एवं भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 में रखा गया। भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब का है? 1972। उसकी अनुसूची 1 में इसे रखा गया। और IUCN की फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन नेचर। इस पर डाक टिकट भी जारी किया गया है। 1 नवंबर 1980 को गोडाउन पर 2.5 पैसे 2.30 पैसे का डाक टिकट जारी किया गया था। गोडाउन की संख्या में लगातार कमी आ रही है। अब इस गोडाउन के ऐसा पक्षी है जिसकी संख्या में लगातार कमी आ रही है। इसके क्या क्या कारण हो सकते हैं कि एक तो कम प्रजनन दर है, दूसरा यहाँ पर निवास स्थान का नुकसान भी, क्योंकि धीरे धीरे औद्योगिकीकरण हो रहा है, मरुस्थलीकरण, पेड़ काटे जा रहे हैं, अर्थात निवास स्थान का भी नुकसान हो रहा है। अवैध शिकार हो रहे हैं, जो पश्चिमी राजस्थान के अंतर्गत शिकारी है वो शिकार कर लेते हैं इनका बहुत कम मात्रा में। और दूसरा है कि हाई वोल्टेज तार जो ऊपर से जा रहे हैं उनसे इनकी मृत्यु हो जाती है, इसलिए यहाँ पर इनकी क्या है कमी आ रही है। अभी इनके संरक्षण के लिए उपाय भी कर रही है राजस्थान सरकार। अब हम पढ़ेंगे आगे गोडाउन के उपनाम कौन कौन से हैं। इसको गुदनमेर व दोराड़ के नाम से जाना जाता है।
थेरबूत व तुकदार भी इसका ही नाम है। इसे शर्मिला पक्षी, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, माल मोरडी, वैज्ञानिक नाम हमने पीछे पढ़ाई है, क्राइटिस नाइग्रिसेप्स, बड़ा तिलोर के नाम से इसे जाना जाता है, हुकना व सोहन या सोन चिड़िया यानी गुदनमेर, दोराड़, थेरबूत, तुकदार, शर्मिला पक्षी, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के नाम से जाना जाता है, माल मोरडी के नाम से जाना जाता है, वैज्ञानिक नाम हमने पीछे पढ़ा है, क्राइटिस नाइग्रिसेप्स है, बड़ा तिलोर है, हुकना है, सोन चिड़िया, ये इसका क्या है, उपनाम हो गए। अब गोडाउन के संरक्षण के अंतर्गत राजस्थान सरकार कौन कौन से प्रयास कर रही है। जैसलमेर के सम व गोमट क्षेत्र है, यहाँ पर प्रजनन केंद्र की स्थापना की है। यानी गोडाउन प्रजनन केंद्र कहाँ पर है, सम व गोमट में। जैसलमेर में ही कृत्रिम प्रजनन केंद्र की स्थापना भी की गई है, इसलिए राजस्थान में गोडाउन का कृत्रिम प्रजनन केंद्र कहाँ पर स्थापित है, जैसलमेर के अंतर्गत। और केवल प्रजनन केंद्र पूछे तो वह सम व गोमट क्षेत्र के अंतर्गत है। अब ये कहाँ कौन कौन से क्षेत्र में पाया जाता है गोडाउन पक्षी, अर्थात इसकी शरण स्थली कौन कौन सा स्थल है। यानी फर्स्ट है राष्ट्रीय मरु उद्यान, जो राष्ट्रीय मरु उद्यान जैसलमेर व बाड़मेर का है। इसका नाम ही मरु उद्यान है, जबकि ये राष्ट्रीय मरु उद्यान नहीं है, इसका नामकरण है। ये राष्ट्रीय मरु उद्यान जैसलमेर बाड़मेर में है। यहाँ पर कौन कौन सी सेवण घास पाई जाती है, इसके अंतर्गत ये अधिक रहता है। सेवण घास के अंतर्गत ही गोडाउन अंडे देता है। सोरसेन जो बारा का क्षेत्र है, वह सोकली अजमेर, यानी 3 जगह ये पाया जाता है गोडाउन। मरु उद्यान राष्ट्रीय उद्यान जैसलमेर बाड़मेर में है जो विस्तारित, सोरसेन बारा के अंतर्गत, और सोकलिया अजमेर। अब वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रोजेक्ट ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की शुरुआत कब होती है, तो ये है 5 जून 2013 को। प्रोजेक्ट ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की शुरुआत 5 जून 2013 को। क्यों शुरुआत की गई, इसलिए कि गोडाउन की संख्या में कमी हो रही थी, इसलिए इसके संरक्षण के लिए राष्ट्रीय मरु उद्यान जो जैसलमेर बाड़मेर के अंतर्गत है, वहाँ से ये इसकी शुरुआत होती है। तो हमारा फर्स्ट गोडाउन क्लियर हो गया, जो क्या है, राज्य पक्षी है। अब सेकंड है राज्य पशु, चिंकारा। चिंकारा यानी पशु और पक्षी 1981 सन के अंतर्गत है। ऐसे कई बार कन्फ्यूजन हो जाता है, तो हमें ऐसे याद करना है कि कनेक्ट करके। राज्य पशु चिंकारा है, जिसका नाम है गजेला बनेटी। राज्य पशु घोषित हुआ 22 मई 1981, पक्षी घोषित हुआ 21 मई 1981 और पशु घोषित हुआ 22 मई 1981। राज्य पशु है चिंकारा। और चिंकारा किस जिले का वन्य जीव शुभंकर है, तो चिंकारा श्री गंगानगर का वन्य जीव शुभंकर भी है। ये एक किस प्रकार का प्रजाति का स्तनपायी जानवर है, तो ये एक एंटीलोप प्रजाति का स्तनपायी अर्थात हिरण की तरह दिखने वाला ये जानवर है। एंटीलोप का तात्पर्य क्या है कि एंटीलोप बोविडो का एक समूह का नाम है, जो मूल रूप से अफ्रीका व यूरेशिया जो महाद्वीप है उधर पाए जाते हैं। ये हिरण जैसे दिखते हैं, लेकिन जीव वैज्ञानिक दृष्टि से ये भिन्न पाए जाते हैं। एंटीलोप प्रजाति को गोवंश, भेड़ या बकरी नहीं माना जाता है। उपलब्धता, इसकी उपलब्धता राज्य पशु यानी चिंकारा की उपलब्धता है राष्ट्रीय मरु उद्यान व नाहरगढ़ अभ्यारण्य। नाहरगढ़ अभ्यारण्य कहाँ पर है, जयपुर में। चिंकारा किस जिले का वन्य जीव शुभंकर है, तो चिंकारा श्री गंगानगर का वन्य जीव शुभंकर भी है। गोडाउन के बारे में ही कुछ और तथ्य हम जानेंगे, जैसे कि गोडाउन हैचिंग सेंटर वो कहाँ पर स्थापित किया गया है, कोटा और जैसलमेर जिले के अंतर्गत। गोडाउन सैटेलाइट सेंटर वो जैसलमेर में। गोडाउन प्रजनन केंद्र वो जोधपुर जंतुआलय में स्थापित है। गोडाउन प्रजनन केंद्र सम व गोमट में भी, अभी सम व गोमट क्षेत्र के अंतर्गत भी स्थापित है। गोडाउन संरक्षण अधिनियम 2014 के अंतर्गत आया था। और देश का पहला, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, देश का पहला गोडाउन ब्रीडिंग सेंटर प्रस्तावित है, जो सोरसेन 12 के अंतर्गत है।
दो हमारे प्रतीक चिन्ह हो चुके हैं। अब तीसरा प्रतीक चिन्ह है राज्य पशु, जो है ऊंट। ये पशुधन श्रेणी के अंतर्गत आता है, यानी जो पशुधन श्रेणी है उसके अंतर्गत राज्य पशु ऊंट है। वैज्ञानिक नाम इसका क्या है? कैलेमस डोमेड्रियस। कैलेमस डोमेड्रियस इसका वैज्ञानिक नाम है। कैमल बराबर कैलेमस। कैमल की उत्पत्ति किससे हुई है? कैलेमस से हुई है, कैलेमस शब्द से हुई है। इसको मरुस्थल का जहाज कहते हैं। ऊंट को पशुधन श्रेणी में राज्य पशु का दर्जा 19 सितंबर 2014 को दिया गया था। ये बहुत इम्पोर्टेंट तारीख है कि ऊंट को पशुधन श्रेणी में राज्य पशु का दर्जा कब दिया गया था? तो 19 सितंबर 2014 को, जबकि इसकी घोषणा कर दी गई थी 30 जून 2014 को, और अधिसूचना यानी मेन जो दर्जा है वो 19 सितंबर 2014 को। अभी ऊंट के बारे में कुछ पढ़ेंगे कि ऊंट को क्या कहा जाता है। ऊंट के बारे में इम्पोर्टेंट तथ्य है। ऊंट का बच्चा, जो हम राजस्थानी भाषा में भी जानते हैं सभी ग्रामीण परिवेश के बच्चे, ऊंट का बच्चा है टोरडी या टोल्डी। जो मादा होती है उसको हम ये कहते हैं, जबकि टोल्डिया जो नर होता है उसको टोल्डिया कहते हैं। बूढ़ा ऊंट पाकट कहलाता है। ऊंट पालक जाति रैबारी, रायका, देवासी, जो पशुपालन करके अपना जो अर्थव्यवस्था को वो चलाते हैं। ऊँटों की देवी अंता माता उष्ट्रवाहिनी देवी के नाम से जानी जाती है। ऊँटों के देवता है पाबूजी राठौड़। राजस्थान में सर्वप्रथम ऊँट लाने का श्रेय बाबूजी को ही जाता है। कैमल मैन अशोक टांक है, जिनका संबंध पुष्कर से है। अब ऊँट के रोग कौन कौन से हैं? सर्रा, तिब्रसा, ग्लेडर्स, वो ऊँट के क्या है? रोग है। ऊँटों की प्रमुख नस्ल वो है गोमट, नाचना, खराई, बीकानेरी। ये क्या है? ऊँटों की प्रमुख नस्ल है। अर्थात गोमट नस्ल है वो कहाँ की है? फलोदी की है। नाचना, ये ऊँट की सर्वश्रेष्ठ नस्ल मानी गई है। नाचना अर्थात बीएसएफ के जवान भी इसका प्रयोग करते हैं। पश्चिमी राजस्थान में रेड क्लिफ रेखा के आसपास जो अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए हमारे जो जवान तत्पर रहते हैं वो भी मरुस्थलीय क्षेत्र में नाचना ऊँट का ही प्रयोग करते हैं। जो नाचना कहाँ पर है? जैसलमेर। एक खराई है और है एक बीकानेरी। मैक्सिमम ऊँट हल जोतने में बीकानेरी ऊँट का उपयोग होता है, यानी अधिकतर ऊँट हल जोतने में उपयोगी कौन से हैं? बीकानेरी। राजस्थान में पाई जाने वाली ऊँट की नस्ल है बीकानेरी। राजस्थान में पाई जाने वाली ऊँट की नस्ल है बीकानेरी। जैसलमेरी ऊँट है वो क्या है? तेज दौड़ने हेतु प्रसिद्ध है, यानी गोमट, नाचना, खराई, बीकानेरी और जैसलमेरी ऊँट। गोमट फलोदी में है। नाचना सर्वश्रेष्ठ नस्ल है, बीएसएफ के जवान भी इसका प्रयोग करते हैं। बीकानेरी ऊँट जो कहाँ पर है? मैक्सिमम ऊँट है, हल जोतने में उपयोगी है बीकानेरी ऊँट। राजस्थान में सर्वाधिक पाई जाने वाली ऊँट की नस्ल कौन सी है? बीकानेरी है, यानी सबसे ज़्यादा नस्ल इस प्रकार की बीकानेरी ऊँट की पाई जाती है। और जैसलमेरी ऊँट तेज दौड़ने हेतु प्रसिद्ध है। मर्त कला की, अब नोट लगा के याद करना कि मर्त ऊँट की खाल पर की जाने वाली चित्रकारी क्या कहलाती है? वो उस्ता कला व मुनवती कला कहलाती है, जो बीकानेर की प्रसिद्ध है। प्रसिद्ध कलाकार इसके हिसामुद्दीन उस्ता थे। इसके प्रसिद्ध कलाकार कौन थे? हिसामुद्दीन उस्ता। ऊँट के श्रृंगार के आभूषण कौन कौन से हैं? ऊँट का गले का आभूषण गोरबंद कहलाता है। गोरबंद एक लोकगीत भी है। इसकी पूँछ से याद कर सकते हैं, पैसे पूँछ पैसे परचनी। नाक कहाँ पर? गिरबान में, मतलब कि हम जैसे पहले के ज़माने में पशुओं के जैसे कि बैल, जो उदंड बैल होता था उसके क्या नकेल कसती जाती थी, उसी प्रकार नाक में क्या हो? गिरबान होती है। मुख का है
आभूषण मोरखा या मोहरा, अथवा मैं से मुख, मैं से मोरखा या मोहरा। पेट का तंग या नेवार, पीठ पर काठी या पिलान जो लकड़ी का होता है। टांग, गोड़िया आभूषण कहलाते हैं जो घुंघरू टाइप में होते हैं। ऊंट संरक्षण केंद्र जयपुर के अंतर्गत है। ऊँटों के संरक्षण के लिए बनाया गया है। ऊंट संरक्षण केंद्र कहाँ पर बनाया गया है? जयपुर के अंतर्गत ऊँटों के संरक्षण के लिए बनाया गया है। ऊँटों की बलि के लिए जाना जाता है, ऊँटों की बलि के लिए जाना जाता है मुबारक महल, टोंक अर्थात तिरसालो। तिरसालो क्या है? ये भी एक शब्दावली है ऊँट के रूप में कि ऊँट 15 दिन स्वस्थ रहता है और 15 दिन बीमार रहता है, तो इसको तिरसालो के नाम से जाना जाता है। ऊँटों की बलि पहले दी जाती थी, लेकिन वर्तमान में रोक है क्योंकि ये गैर कानूनी है। ऊँट वध रोक अधिनियम आया 2014, पूर्णतः रोक लगा दी है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे ऊँट के बारे में अन्य महत्वपूर्ण तथ्य। विश्व में सर्वाधिक ऊँट किस देश में है? तो वह है ऑस्ट्रेलिया में। अंतर्राष्ट्रीय ऊँट महोत्सव, अंतर्राष्ट्रीय ऊँट महोत्सव बीकानेर में मनाया जाता है। कौन से मंथ में? जनवरी में। केंद्रीय उष्ट्र अनुसंधान केंद्र, केंद्रीय उष्ट्र अनुसंधान केंद्र जोहड़बीड़ बीकानेर के अंतर्गत है, जिसकी स्थापना 5 जुलाई 1984 को होती है। केंद्रीय उष्ट्र अनुसंधान केंद्र वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जोहड़बीड़ बीकानेर जो कई बार पूछा भी गया है, इसकी स्थापना 5 जुलाई 1984 की होती है। भारत की पहली कैमल मिल्क डेयरी भी कहाँ पर है? जोहड़बीड़ में ही स्थापित है। भारत की कैमल मिल्क डेयरी फर्स्ट है जो जोहड़बीड़ में स्थित है। कैमल मिल्क मिनी प्लांट ये जयपुर में स्थित है। सर्वाधिक ऊँटों वाला जिला, सर्वाधिक ऊँटों वाला जिला फर्स्ट जैसलमेर है, सेकंड बीकानेर है। लेकिन सर्वाधिक नस्ल कौन सी पाई जाती है ऊँट की? तो वो बीकानेरी ऊँट की जो नस्ल है वो पाई जाती है राजस्थान के अंतर्गत। सर्वाधिक ऊँटों वाला जिला जैसलमेर फर्स्ट, सेकंड बीकानेर। न्यूनतम ऊँटों वाला जिला प्रतापगढ़ फर्स्ट, सेकंड धौलपुर। अब एक इम्पोर्टेंट तथ्य गंगा रिसाला, कि गंगा रिसाला क्या है? इतिहास में पढ़ा होगा आप सभी ने कि बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह द्वारा 1889 में गठित ऊँटों से सुसज्जित सेना है जो क्या है? ऊँट प्रजनन। एक ये दूसरा तथ्य है। गंगा रिसाला क्या है? बीकानेर महाराजा गंगा सिंह द्वारा 1889 में गठित ऊँटों से सुसज्जित सेना थी। ये गंगा सिंह के समय की है जो कि ऊँटों की सेना थी गंगा रिसाला। एक इम्पोर्टेंट एक और तथ्य है कि ऊँट प्रजनन प्रोत्साहन योजना ये इसकी शुरुआत 2 अक्टूबर 2016 से होती है। यानी जो ऊँट जो पशुपालक हैं उनको प्रोत्साहन योजना के रूप में इसमें क्या दिया, कुछ इसके अंतर्गत अमाउंट दिया जाता है सरकार के द्वारा, जिससे क्या है वो और मतलब प्रोत्साहन मिले कि ऊँटों का पालन करने के लिए अच्छे से। 2 अक्टूबर 2016। यूएनओ ने वर्ष 2024 को, यूएनओ ने यानी यूनियन नेशनल ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त राष्ट्र संघ ने वर्ष 2024 को अंतर्राष्ट्रीय ऊँट वर्ष घोषित किया। मैक्सिमम कैमल इन इंडिया, यानी सर्वाधिक ऊँट भारत में किस राज्य में है? वो राजस्थान राज्य में है, प्रथम स्थान रखता है राजस्थान। पशुपालन विभाग की ओर से, पशुपालन विभाग की ओर से राज्य में 22 जनवरी 2022 से उष्ट्र कल्याण शिविर लगाए जा रहे हैं जो ऊँटों के रोगों से संबंधित, उनकी जो भी समस्या है उससे संबंधित क्या है निवारण होगा इसके अंतर्गत। अब हम पढ़ेंगे 3 हमने पढ़ लिए, राज्य पक्षी, राज्य पशु और राज्य पशु एक और पढ़ा जो क्या है, एक राज्य पशु है वो नॉन कैटल में है और एक है जो पशुपालन श्रेणी के अंतर्गत आ गया, वो कैमल आ गया। 4th हमारा है प्रतीक चिन्ह राज्य वृक्ष खेजड़ी। खेजड़ी के बारे में पढ़ेंगे हम। खेजड़ी का संबंध लेम्यूमिनेसी कुल से है। यह एक फलीदार वृक्ष है। वैज्ञानिक नाम इसका प्रोसेपिस साइनेरिया है।
जिसको हम सिनेरिया भी कह सकते हैं। वैज्ञानिक नाम क्या है? प्रोसेपिस साइनेरिया। और इसका कौन से कुल से संबंधित है? तो इसका संबंध है लेम्यूनेसी कुल से, इसका संबंध है। यह एक फलीदार वृक्ष है। अन्य नाम रेगिस्तान का गौरव, थार का कल्प वृक्ष व समी वृक्ष। यानी रेगिस्तान का गौरव कहते हैं इसे, थार का कल्प वृक्ष है ये, और समी वृक्ष भी इसे कहते हैं। इसको जो राज्य वृक्ष कब घोषित किया गया था? तो 31 अक्टूबर 1983 को इसे क्या राज्य वृक्ष घोषित किया गया था। इसकी उपलब्धता अर्थात इसकी यानी अधिक मात्रा में ये कहाँ पर पाए जाते हैं, कौन से क्षेत्र में है? शेखावटी, सीकर, झुंझुनू, जयपुर, मतलब सीकर, चूरू, झुंझुनू। शेखावटी क्षेत्र के अंतर्गत 3 जिले आते हैं, सीकर, झुंझुनू, चूरू, और नागौर का डीडवाना, कुचामन और नागौर का यह वाला क्षेत्र यहाँ पर क्या है? सर्वाधिक मात्रा में। अब खेजड़ी की पत्तियाँ हैं वो लूंग व लूम कहलाती है। इसकी फली वो सांगरी कहलाती है, जो ज़्यादातर बच्चे तो जानते होंगे, जो पश्चिमी राजस्थान के अंतर्गत या उत्तरी राजस्थान के अंतर्गत ही है, क्योंकि ये वृक्ष लगभग आधे राजस्थान के अंतर्गत ये पाया जाता है। पत्तियाँ लूंग व लूम है, फली इसकी सांगरी है, सूखा फल खोखा कहलाता है, फूल इसके मिंजर कहलाते हैं। और करंट के रूप में इम्पोर्टेंट तथ्य ये भी है कि सांगरी को राजस्थान का 17वां जीआई टैग मिला है। सांगरी है, इस सब्जी को राजस्थान का 17वां जीआई टैग मिला है। अन्य भाषाओं में इस वृक्ष के को क्या क्या नाम है? खेजड़ी के तमिल में इसको पेयमे के नाम से जाना जाता है, कन्नड़ में बन्ना बन्नी, सिंधी में धोकड़ा, पंजाबी व हरियाणवी में जाटी के नाम से जाना जाता है। वेदों में कह दो, संस्कृत में कह दो, या विष्णुई संप्रदाय इसको समी के नाम से कहता है। स्थानीय भाषा में इसको सीमलो व जाटी हम कहते हैं। 5 जून 1988 को विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर खेजड़ी वृक्ष पर 60 पैसे का खेजड़ी पर डाक टिकट कब जारी किया गया? 5 जून 1988 को खेजड़ी पर डाक टिकट जारी हुआ था पर्यावरण दिवस को। पर्यावरण दिवस कब मनाता है? 5 जून को। इस वृक्ष की विजयादशमी या दशहरे के दिन इसकी पूजा होती है। खेजड़ी के वृक्ष को, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, खेजड़ी के वृक्ष को कौन कौन से कीड़े हैं जो नुकसान पहुंचाते हैं? एक तो कीड़ा है सेलेस्ट्रोना और कवक है ग्लाइकोट्रोमा। खेजड़ी वृक्ष को कीड़ा सेलेस्ट्रोना व कवक ग्लाइकोट्रोमा से नुकसान पहुंचता है। इसके बारे में इम्पोर्टेंट तथ्य एक और है, नोट लगा के लिखना सभी। जोधपुर के शासक अभय सिंह के काल में जोधपुर के खेजड़ली गांव में अमृता देवी बिश्नोई के नेतृत्व में 363 लोगों ने खेजड़ी को बचाने हेतु भाद्रपद शुक्ल दशमी, जो 1730 ईस्वी, भाद्रपद शुक्ल दशमी यानी 12 सितंबर 1730 ईस्वी को 363 लोगों ने बलिदान दिया था अमृता देवी बिश्नोई के नेतृत्व के अंतर्गत। इस कारण प्रतिवर्ष 12 सितंबर को यहाँ वृक्ष मेले का आयोजन किया जाता है। यानी विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला कहाँ पर लगता है? खेजड़ली गांव, जोधपुर के अंतर्गत। और किस समय की ये घटना है? उस समय जोधपुर के शासक अभय सिंह थे। वन्य जीव संरक्षण के क्षेत्र में अमृता देवी वन्य जीव संरक्षण पुरस्कार दिया जाता है, क्योंकि अमृता देवी ने खेजड़ली वृक्ष को बचाने के लिए अपने बलिदान अपनी बेटियों के साथ दिया था, तथा अन्य लोग भी प्रेरित होकर इस वहाँ के गांव के लोगों ने सभी ने बलिदान दिया था। तो इसलिए अमृता देवी वन्य जीव संरक्षण पुरस्कार की शुरुआत 1994 में की गई। यानी जो इस संबंध में यानी खेजड़ी के जो बचाओ खेजड़ी वृक्ष संरक्षण अभियान के तहत जुड़ा होगा, अच्छा काम कर रहा होगा, उस व्यक्ति को या फिर जो भी कोई संस्था है उसको इस सम्मान से पुरस्कृत किया जाएगा। अमृता देवी वन्य जीव संरक्षण पुरस्कार की शुरुआत 1994 के अंतर्गत होती है, तथा इसके तहत संस्था को 50,000 रुपये एवं व्यक्ति को 25,000 रुपये मिलते हैं। खेजड़ी को बचाने के लिए ऑपरेशन खेजड़ा
की शुरुआत 1991 में होती है। खेजड़ी वृक्ष को बचाने के लिए ऑपरेशन खेजड़ा की शुरुआत कब होती है? 1991 में। परमार व तोमर वंश का आराध्य वृक्ष कौन सा है? खेजड़ी ही है। तोमर वंश से सीख करके, क्योंकि यहाँ पर शेखावाटी में तंवर राजपूत भी रहते थे, तंवर राजपूतों का यहाँ पर शासन था, तो तोमर वंश कहाँ पे? शेखावाटी क्षेत्र में। इसका क्या है? खेजड़ी वृक्ष आराध्य वृक्ष है। 1604 ईस्वी में जोधपुर के ही रामासनी गांव में दो बिश्नोई महिलाएं कमला व गोरा ने खेजड़ी के रक्षार्थ हेतु बलिदान दिया था। कब? 1604 ईस्वी के अंतर्गत। भिवाड़ी अलवर के काकापुरी जो पेड़ू को बचाने हेतु, काकापुरी को पेड़ वाले बाबा के नाम से कहते हैं। पेड़ वाले बाबा कहते हैं इनको। भिवाड़ी अलवर के रहने वाले थे काकापुरी। राजस्थानी में वृक्ष मित्र को रुख बायला के नाम से जाना जाता है। अब हम नेक्स्ट है नोट के अंतर्गत। फर्स्ट है भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने खेजड़ी को शुष्क फलों की श्रेणी में शामिल किया गया है। सेकंड है केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान जो कहाँ पर स्थित है? बीकानेर के द्वारा थार शोभा नामक एक खेजड़े की कांटे रहित किस्म तैयार की गई है, जिसके अंतर्गत कांटा नहीं होता। और केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान कहाँ पर है? बीकानेर के अंतर्गत है। बीकानेर के राज चिन्ह में खेजड़ी वृक्ष को दर्शाया जाता है, जिसे क्या कहते हैं? माटो कहते हैं। लोक देवता गोगा जी, केसरिया कुंवर जी व झुंझार जी के थान भी, या कह दो थान कह दो, मंदिर कह दो, या देवरा कह दो, ये खेजड़ी वृक्ष के नीचे ही होते हैं। लोक देवता जाम्बू जी का एक कथन है कि सिर साटे रुख रहे तो भी सस्तो जान, लीला रुख निधावणो अनि धावे दो प्राण। यानी सिर के बदले या जान के बदले सिर साटे रुख रहे, यानी सिर के बदले अगर एक वृक्ष रहता है, रुख रहे यानी वृक्ष रहता है, तो भी क्या है? जान को सस्ती समझनी चाहिए। और लीला रुख नहीं दावणो, यानी हरे वृक्षों को नहीं काटना चाहिए। अनि धावे दो प्राण, यानी नहीं तो जो अनि धावे दो प्राण, यानी जो काटता है उसके, क्योंकि ऑक्सीजन हमें कौन देता है? वृक्ष ही देते हैं, उनसे ही जीवन संबंधित है। अनि धावे दो प्राण, यानी या तो लीला रुख नहीं दावणो, यानी हरे वृक्षों को नहीं काटना, अनि धावे दो प्राण, नहीं तो क्या है? प्राण त्याग दो। क्योंकि वृक्षों के बिना जीवन भी संभव नहीं है, इसलिए दोनों को क्या है? बैलेंस बना के चलना चाहिए। हम वृक्ष काटे तो उसकी जगह हमें नए वृक्षों का लगाना भी चाहिए, उनका संरक्षण करना चाहिए। कि वर्तमान में क्या है? पर्यावरण संबंधित कई समस्या आ रही है, इसलिए सभी को एक अपने स्तर पे, ज़्यादा भी नहीं तो वर्ष में एक पेड़ जरूर लगाना चाहिए। राज्य पुष्प है रोहिड़ा। इसका वानस्पतिक नाम है टिकोमेला अंडुलेटा। वैज्ञानिक नाम इसका क्या है? टिकोमेला अंडुलेटा है। राज्य पुष्प रोहिड़ा। रोहिड़े के फूल को 31 अक्टूबर 1983 को राजस्थान का राज्य पुष्प घोषित किया गया। सॉरी, मिस्टेक हो गई। रोहिड़े के फूल को 31 अक्टूबर 1983 को राजस्थान राज्य का क्या किया? पुष्प घोषित किया गया। सर्वाधिक उपलब्धता इसकी पश्चिमी राजस्थान के अंतर्गत है। इसका प्रयोग कहाँ पे होता है? बंदूक की बट व कूदा बनाने में इसका प्रयोग होता है। उपनाम इसका क्या कौन कौन से हैं? रेगिस्तान का इसको सागवान कहते हैं, मरुस्थल का सागवान है, मरूटी के राजस्थान की मरुशोभा कहते हैं, मरूटी के नाम से भी जाना जाता है। ये कैसा पुष्प है? ये असुगंधित पुष्प है रोहिड़ा का। रेगिस्तानी वृक्ष जो जरविल चूहे से, जो क्या है? रेगिस्तानी चूहा है, जरविल चूहे से रोहिड़े को क्या पहुंचता है? सर्वाधिक नुकसान पहुंचता है। रोहिड़ा इमारती लकड़ी का मुख्य स्रोत है। एक किंवदंती के अनुसार इस लकड़ी से बना फर्नीचर 100 वर्षों तक चलता है। रोहिड़ा चैत्र माह में खिलता है, यानी चैत्र माह लगभग मार्च अप्रैल के, जो अंग्रेजी महीने के अनुसार है, मार्च अप्रैल। इसका रंग किस प्रकार का होता है? हिरमिच रंग की तरह होता है। हिरमिच का तारतम्य होता है पीला, केसरिया, लाल, नारंगी, अर्थात पीला, केसरिया, लाल और नारंगी प्रकार के रंग को क्या कहते हैं? हिरमिच, अर्थात हिरमिच की तरह इसका रंग होता है मिक्स में।
अब हमारा नेक्स्ट है राज्य खेल। राजस्थान का राज्य खेल कौन सा है? बास्केटबॉल है। बास्केटबॉल में 5 खिलाड़ी होते हैं। मुख्यमंत्री जगन्नाथ पहाड़िया ने बास्केटबॉल को राजस्थान का राज्य खेल घोषित किया था। कब? 1948 में। नेक्स्ट है राजस्थान का राज्य नृत्य, वो है घूमर है। इस नृत्य को राजस्थान का राज्य नृत्य, नर्तु की आत्मा, लोक नृत्य का सिरमौर भी कहते हैं। ये किस प्रकार का नृत्य? रजवाड़ी नृत्य है। अन्य नाम इसके लूर व झूमरिया भी है। इस नृत्य को करते समय कौन कौन से वाद्य यंत्र का प्रयोग होता है? ढोल, नगाड़ा, शहनाई। ढोल, नगाड़ा, शहनाई का प्रयोग होता है। घूमर महिलाओं के द्वारा किया जाता है। घूमरिया है जो बालिकाओं द्वारा किया जाता है। लूर है ग्रास या स्त्रियों द्वारा किया जाता है। अब है नेक्स्ट है राज्य गीत। राजस्थान का राज्य गीत है केसरिया बालम आवनी पधारो मारे देश। केसरिया बालम आवनी पधारो मारे देश। ये गीत मुख्यतः मांड गायिकी में गाया जाता है। इस गीत को पहली बार उदयपुर की मांड गायिका मांगी बाई ने गाया, जबकि इसे अंतर्राष्ट्रीय प्रसिद्धि दिलवाने का कार्य मांड गायिका अल्हा जिलाबाई, जो बीकानेर राज्य की रहने वाली थी, उसने किया था। पद्मश्री व राजस्थान रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया। मैंने ये बीकानेर राज्य इसलिए बोला क्योंकि उस समय शासक हुआ करते थे, इसलिए जैसे कि जोधपुर राज्य मतलब उस समय मतलब वहाँ का शासन चलता था, इसलिए ऐसे बीकानेर रियासत कह दो, कंफ्यूज मत होना कि ये बीकानेर राज्य बोल दिया। मांड गायिका अल्हा जिलाबाई है जो बीकानेर की थी। इन्हें पद्मश्री व राजस्थान रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अल्हा जिलाबाई को पद्मश्री व राजस्थान रत्न पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। यह एक केसरिया बालम पधारोनी मारे देश, ये क्या है? ये एक विरह गीत है। इसे जिसमें विदेश गए पति को आने का संदेश दिया जा रहा है, ठीक है। और इस गीत को सर्वप्रथम गाया था उदयपुर की मांड गायिका मांगी बाई ने, जबकि अंतर्राष्ट्रीय प्रसिद्धि दिलाई थी अल्हा जिलाबाई। राज्य वाद्य यंत्र है अलगोजा। राजस्थान का राज्य वाद्य यंत्र क्या है? अलगोजा है। ये एक प्रकार का सुशिर वाद्य यंत्र है। इसमें 2 बांसुरियाँ होती है। भीलू व कालबेलियों का ये क्या है? प्रमुख वाद्य यंत्र है। राजस्थान दिवस 30 मार्च को मनाया जाता है। राजस्थान का राज्य शास्त्रीय नृत्य कथक है। कथक के अंतर्गत उत्तरी भारत का ये जो शास्त्रीय नृत्य है कथक, जयपुर और लखनऊ घराना इसके क्या है? आदिम घराने हैं। पंडित बिरजू भाई का संबंध भी इस कथक नृत्य से ही संबंधित है। राजस्थान की राजभाषा वो हिंदी है। राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद द्वारा 2007 में जयपुर में महिला बास्केटबॉल अकादमी खोली गई थी। ये इंपॉर्टेंट कथन है क्योंकि बास्केटबॉल हमारा क्या है? राज्य खेल है, इसलिए ये याद रखना जरूरी है कि राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद द्वारा 2007 में जयपुर में तो महिला बास्केटबॉल अकादमी खोली गई और पुरुष बास्केटबॉल अकादमी भी कहाँ पर है? जयपुर में ही है। और लास्ट है हमारा राज्य कवि सूर्यमल मिश्रण। कि राजस्थान का राज्य कवि कौन है? सूर्यमल मिश्रण है। इनका जन्म विक्रम संवत 1872 में बूंदी के हरना गांव में हुआ था। ये बूंदी के महाराव राम सिंह के दरबारी कवि थे। इनके जो प्रमुख कौन कौन सी रचनाएं हैं वो है वीर सतसई, वंश भास्कर, सती रासो, बलवंत विलास, छंद मयूस, राम रंजाट, धातु रूपावली। ये इन सब की क्या है? ये इतनी सारी इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। वंश भास्कर इनके जो दत्तक पुत्र हैं, वंश भास्कर ग्रंथ को इनके दत्तक पुत्र थे मुरारी दान ने पूर्ण किया था। और राम रंजाट ग्रंथ को इन्होंने 10 वर्ष की आयु में ही पूर्ण कर दी थी। सूर्यमल मिश्रण को वीर रसावतार कहा जाता है क्योंकि ये वीर रस की ओजस्वी कविताएं लिखते थे। इनके पिता चंडीदान है, वो भी एक कवि थे, और माता भवानी बाई थी। इस प्रकार से हमारे राजस्थान के प्रतीक चिन्ह कंप्लीट हुए। मैं आशा करता हूँ कि रीट मेंस के लिए इसमें से अगर प्रतीक चिन्ह में से अगर क्वेश्चन आता है तो इसमें इस क्लास में से वो क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, क्योंकि मैंने सभी तथ्यों को जोड़कर इस क्लास को
इसके अंतर्गत शामिल किए हैं। और आप सभी को बेस्ट ऑफ लक।